हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास को, जिसमें हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 11 पर। 11वें लेक्चर पर हम पहुंच चुके हैं। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो 10 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं 11 लेक्चर की, और आज के लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले तो एक हमारा टॉपिक रह गया था प्रोटॉन की खोज, या मैं एनोड किरण या इनको कैनाल रेस भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल की शुरुआत कर देंगे, जिनमें आज हम दो मॉडल को कवर करेंगे। एक है आपका थॉमसन मॉडल और दूसरा है आपका रदरफोर्ड मॉडल। इसके जो अगला वाला लेक्चर है वो आएगा आपका पूरा बोर मॉडल के ऊपर, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई और ये एनोड रेस वगैरह है क्या। वही मैं डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम बनाता हूं यहां पे, उसी तरीके से जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में बनाया था ना, वो यहां पर एक आपने वैक्यूम पंप लगा रखा है, ठीक है। इधर आपका क्या है, कैथोड, और इधर आपका क्या है, एनोड, ठीक है। यहां पर आपने हाई वोल्टेज क्या लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है। करंट लगभग कितना बताया था हमने वहां पे, 10,000 वोल्ट का झटका। यहां पे प्रेशर थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, 10 की घात -1 mmHg कर दिया, -3 से, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारा कैथोड जो कैसा है, नेगेटिव, और ये है हमारा एनोड जो कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर हमने कैथोड को छिद्र कर दिया है, छिद्रित कैथोड बना दिया, परफोरेटेड कैथोड भी आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही करंट सप्लाई किया, हुआ क्या कि यहां से बीच में जो भी आपके पार्टिकल थे, जो थोड़ी बहुत जो भी आपकी गैस थी, वहां से क्या हुआ, कैथोड की तरफ कुछ रेस जाने लगी, ठीक है। कैथोड की तरफ कुछ रेस जाने लगी, जिनका पता हमको कैसे चला, वही हमने साइड पे क्या लगा रखा था भाई, स्फुरदीप्त पदार्थ किसका, जिंक सल्फाइड का लेप कर रखा था, जो हमें बता रहा था कि यहां पर कोई ना कोई रेस आके क्या हुई है, टकराई है। क्योंकि जैसे इससे टकराती वैसे ही वहां पर क्या उत्पन्न होती, चमक उत्पन्न होती। इससे हमें पता चल जाता कि यहां पर कोई ना कोई क्या है भाई, रेस आई है। हमने लगाया तो दोनों ही तरफ होगा, अरे भाई ये स्फुरदीप्त पदार्थ हमने लगाया तो दोनों ही तरफ होगा, लेकिन यहां कुछ चमक नहीं मिली। चमक कहां मिली हमें, इस तरफ मिली। इसका मतलब आपके ये जो रेज है वो किस तरफ आ रही है, कैथोड की तरफ आ रही है। और इन कैथोड की तरफ आने वाली, एनोड से जो कैथोड की तरफ आने वाली जो रेज थी, इनको ही क्या नाम दिया, एनोड रेस, या मैं कहूं इन्हीं को क्या कहा, कैनाल रेस, ठीक है। समझ गए, इन्हीं को हमने कैनाल रेस कहा। अब यहां पर पॉइंट समझना एक एक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, एनोड किरण एनोड व कैथोड के मध्य में से उत्पन्न होती हैं, मध्य से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये एनोड से उत्पन्न नहीं हो रही, एनोड और कैथोड के बीच जो गैस है वो ये वहां से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखोगे, एनोड रेज या मैं कहूं कैनाल रेज आपकी एनोड और कैथोड के मध्य से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये बात तो पता ही है। एनोड रेज कहां से, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। मैं इसको भी कह देता हूं, यह कहां से भाई, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, ठीक है। जैसे वहां पर हमने कैथोड किरण में क्या कहा था, कैथोड से एनोड की ओर जाती है, जो नाम है वहीं से गमन करना स्टार्ट करेगी। एनोड रेस है तो एनोड से कैथोड की ओर जाएगी। बात आ गई समझ में, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरे की बात करते हैं। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, एनोड किरण या कैनाल किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। और एनोड किरण आप सभी को पता है नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो कैसी होगी, धनावेशित होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं एनोड किरण कैसी होती है भाई, धनावेशित होती है। कैसी होती है, धनावेशित होती है। अब यहां पर हमने ये क्यों कहा कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, हमने याद करो हमने कैथोड रेस में क्या कहा था कि कैथोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। यहां हम क्या कह रहे हैं, एनोड किरण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्यों करती है, सपोज इसके अंदर मान के चलो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है तो धनावेश क्या बनेगा, H+ बनेगा। इसका वजन अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। और अगर मैं दूसरी बात ले लूं, हीलियम ले लूं, तो हीलियम का He+ बनेगा। अब हीलियम प्लस का हाइड्रोजन से वजन कैसा है, ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कह सकता हूं E/m का रेशियो परिवर्तित हो जाएगा।
अरे होगा कि नहीं होगा, नीचे m क्या रख रहे हो आप, मास। हाइड्रोजन का मास कम है, हीलियम का मास ज्यादा है, E/m कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब एनोड किरण की प्रकृति कैसी हो रही है, गैस बदलने पर बदल रही है, ठीक है। और जबकि वहां पर अगर आपने देखा तो कोई सी भी गैस ले लूं मैं, पॉजिटिव बनने के बाद निकलेगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। अरे कैथोड किरण में निकल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का वजन भी कैसा होता है, सेम ही होता है, चाहे कोई सी भी गैस लूं वहां तो इलेक्ट्रॉन ही मिल रहा था। लेकिन यहां हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड किरण की बात कर रहे हैं, तो यहां हम धनावेशित पार्टिकल की बात करेंगे और इनका अलग अलग गैस का वजन कैसा होता है, अलग अलग। तो E/m बदल जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि एनोड जो किरण है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस बदलने पर इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, बदलती है, इनकी वैल्यूज में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है। बात समझ गए मेरे, इस पॉइंट को समझ गए आप। चलिए ये बस केवल आपको समझाने के लिए था, आगे और बात करता हूं। हां, तो E/m के रेशो से हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि E/m का मान कैथोड किरण से कैसा प्राप्त होगा, कम या ज्यादा, कम प्राप्त होता है, ठीक है। इस चीज को समझना। नीचे क्या है, E/m, m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सबसे कम होता है, हम उसको नगण्य कर देते हैं, 9.1 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। और अगर मैंने यहां हाइड्रोजन गैस लिए तो हाइड्रोजन में आपको पता है क्या होता है, प्रोटॉन। तो यहां पर मैं बोलूं तो वजन प्रोटॉन का कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही होता है। और अगर नीचे वजन ज्यादा है, अगर मैं ज्यादा का भाग लगाऊंगा तो वैल्यू कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। समझ रहे हो ना। अरे अगर मैं नीचे भाग कम वैल्यू का लगाऊंगा तो मुझे ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। एक में मैं भाग लगाऊं 2 का और एक में भाग लगाऊं 10 का, तो यहां तो मुझे क्या मिला 0.5 और यहां मुझे क्या मिला 0.1। तो जब कम का भाग लगा रहा हूं तो मान ज्यादा मिल रहा है, और जब ज्यादा का भाग लगाऊंगा तो मान कम मिलेगा। वही बात है, इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है, कम, तो E/m की वैल्यू कैसी मिलती है, ज्यादा। हाइड्रोजन का आपको पता है मास कैसा होता है, ज्यादा, तो E/m की वैल्यू कैसी मिलेगी, कम। तो यहां पे क्या कहोगे कि E/m कैथोड किरण से कैसा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, चाहे कोई सी भी गैस ले लो। और हाइड्रोजन से आगे हम कोई सी भी गैस लेंगे तो आपको पता है वजन और ज्यादा होता है। ऑक्सीजन गैस लू वजन और ज्यादा होता है, नाइट्रोजन लू और ज्यादा वजन होता है, हीलियम लू तो भी ज्यादा वजन होता है, ठीक है। यानी कोई सी भी गैस लू कैथोड किरण से तो मान कैसा मिलना है, कम ही मिलना है। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस के लिए मिल सकता है मान, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे कम होती है। अब नीचे आपको पता है एक हाइड्रोजन कम वाली का भाग दूंगा तो E/m की वैल्यू सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, हाइड्रोजन के लिए मिलेगी। तो अगली बात मैं कह सकता हूं यहां पे, अर्थात अलग अलग गैस हेतु E/m का मान कैसा प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक मिलता है, और कितना मिलता है आपको कोई पूछ ले, एनोड किरण या कैनाल रेज हेतु हाइड्रोजन के लिए सर्वाधिक E/m का मान कितना होता है, E/m कितना होता है भाई, 9.58 गुणा 10⁴ कूलाम पर ग्राम। ग्राम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, ये होता है। कूलाम के लिए आपको पता ही है, कूलाम में चार्ज रखेंगे, नीचे वजन रख देंगे हाइड्रोजन का, तो काट पीट के ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये चीजें डायरेक्ट याद रखोगे। बाकी आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है, एनोड रेस से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखनी है मेन मोटी मोटी बातें कि एनोड किरण या धनावेशित जो आपके किरण है या कैनाल रेज है वो कैथोड और एनोड के बीच में से उत्पन्न होती हैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, एनोड से कैथोड की ओर गमन करती हैं, धनावेशित होती हैं। E/m का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अलग अलग गैसों के लिए मान कैसा मिलेगा, अलग अलग। बातें लिख दी हैं मैंने आपको सारी, लिख लीजिए, ठीक है। चलें आगे। अब आपको मैंने तीनों चीज के बारे में जानकारी दे दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं हम परमाणु मॉडल की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे मेरे साथ साथ, परमाणु मॉडल। यहां से अगर मैं आपको बोलूं तो आपको क्वेश्चन जो बन सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो किससे रहेगी भाई, बोर मॉडल से।
किससे रहेगी? बोर मॉडल से। बोर मॉडल से आपको क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे इसकी किससे? थॉमसन मॉडल से। ठीक है, पढ़ना तीनों ही मॉडल को है अपन को, थॉमसन को भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो थॉमसन और रदरफोर्ड और बोर मॉडल। बोर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले शुरुआत करते हैं हम परमाणु मॉडल की। ऊपर हेडिंग लगा लो पहले आप, परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और इसमें पहला मॉडल आ जाता है आपका थॉमसन मॉडल, जो जे थॉमसन ने दिया था, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? थॉमसन मॉडल हो गया। चलिए समझते हैं इसके अंदर है क्या। ठीक है, इसके अन्य नाम पूछ लेता है कभी कभी कि इसको अन्य किस नाम से जानते हैं हम, तो इसके अन्य नाम में लिख देता हूं इस मॉडल के। इसको तरबूज मॉडल कहा जा सकता है। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, और क्या कह सकते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल। पुडिंग क्या होता है भाई? केक होता है। ठीक है ना, क्रिश्चियन लोग जो केक बनाते हैं उसको पुडिंग बोलते हैं हम। ठीक है, प्लम पुडिंग, चेरी जब उस पर रख दें तो प्लम पुडिंग। और क्या हो गया? केक मॉडल बोल सकते हैं, केक मॉडल। ठीक है, एक बार पूछ लिया था बूंदी का लड्डू मॉडल कौन सा है, तो बूंदी का लड्डू मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल मत आने दो क्योंकि लड्डू आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे की, है क्या इस मॉडल के अंदर। देखो, थॉमसन ने क्या बोला कि जो आपका एटम है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब आपको पता है कि यहां परमाणु के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। फंडामेंटल पार्टिकल ये तीन मुख्यतः होते हैं। ठीक है, तो परमाणु के अंदर ये किस तरीके से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, प्रोटॉन कहां मिलता है, न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं, तो ये सारी बातों की चर्चा के लिए आपके एटॉमिक मॉडल निकल के आए, परमाणु मॉडल निकल के आए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने समझाने का प्रयास किया कि ये तीनों तत्व किस तरीके से रहते हैं, तीनों पार्टिकल किस तरीके से रहते हैं। यहां थॉमसन मॉडल तक है ना, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो थॉमसन मॉडल ने केवल और केवल आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताया। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज आगे जाके हुई, ये लगभग 1910-11 के आसपास था, न्यूट्रॉन की खोज 1930 के आसपास हुई थी। तो यहां तक आपके न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं होती। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो कि सर न्यूट्रॉन की खोज इतनी बाद क्यों हुई? अरे भैया न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आदमी का पता देर से चलता है। आप किसी जगह जाते हो तो सबसे पहले आपको वो बच्चा आपको सबसे पहले आपके समझ में आ जाता है जो चुलबुला होता है। क्यों? क्योंकि वो उदम इधर उधर ऊट पटांग हरकत करता रहता है और आपकी नजरों में वो सबसे पहले आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड है, प्रोटॉन भी कैसा है? चार्ज्ड है। तो ये तो पहले नजर में आ गए। ठीक है ना, तो इनकी खोज तो पहले हो गई। न्यूट्रल बिल्कुल आयन बिल्कुल न्यूट्रल बैठा था, तो न्यूट्रल बैठा था फुस्सा आदमी, उसकी खोज कब हुई? बाद में होगी, सीधी सीधी बात है। चलिए बात करते हैं हम। अब आपका ये गोलाकार हो गया, और इसमें आगे क्या बोला इन्होंने आगे बोला कि जो परमाणु का जो धनावेशित भाग है, यानी जो प्रोटॉनिक पार्ट है, वो पूरे परमाणु के अंदर कैसा है? बिखरा हुआ है। जो धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु के अंदर कैसा है भाई? बिखरा हुआ है। ठीक है, और यहां जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीज की भांति धसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई? बीज की भांति धसे हुए हैं। जैसे तरबूज के अंदर आप देखते हो ना कि रेड पार्ट पूरा तरबूज, तो तरबूज का लाल भाग तो क्या हो गया? धनावेशित। ये लाल भाग तो क्या हो गया? धनावेशित भाग, पॉजिटिव पार्ट, प्रोटोनिक पार्ट भी मैं इसको कह सकता हूं। और ये बीज की भांति क्या धसे हुए हैं भाई? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये आपका कौन सा मॉडल हो गया? थॉमसन मॉडल। कौन सा हो गया? थॉमसन मॉडल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि थॉमसन मॉडल का औचित्य क्या है। सबसे बढ़िया इसने कौन सी बात बताई? तो सबसे बढ़िया बात इसने बताया एक तो कि परमाणु गोलाकार है, परमाणु गोलाकार है, वह वैद्युतीय उदासीन है।
वैद्युतीय उदासीन है। इसका मतलब क्या है वैद्युतीय उदासीन है? मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव पार्ट होगा, इसके अंदर जितना प्रोटॉनिक पार्ट होगा, इसके अंदर उतना ही क्या होगा, नेगेटिव पार्ट भी होगा। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो दोनों मिलाकर कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये इसने बोला कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है और एटम गोलाकार होता है। बाकी इसकी ये जो बात थी कि पॉजिटिव पार्ट पूरे परमाणु के अंदर बिखरा हुआ है, ये सारी वर्तमान में कैसी है, अमान्य है। इन बातों को नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? थॉमसन मॉडल को वर्तमान में क्यों नहीं माना जाता? क्यों? क्योंकि इसकी ये बातें किसी भी वैज्ञानिक ने जब अपने अपने प्रयोग किए तो किसी को सफलता हाथ नहीं हुई। तो वर्तमान में ये मॉडल कैसा है, अमान्य है। लेकिन इसकी केवल एक बात सही थी कि परमाणु कैसा है, गोलाकार है, और यह वैद्युतीय रूप से कैसा है, उदासीन है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, वर्तमान में यह मॉडल कैसा है, अमान्य है। ठीक है, इसका खंडन कर दिया था बुरी तरीके से किसने, रदरफोर्ड ने। हमारा साइंस यही तो कहता है भाई कि कोई चीज अगर प्रयोगों द्वारा कोई चीज सिद्ध कर दे तो हम उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, ठीक है, जो उसको एक्सपेरिमेंट से समझा दे। तो इसके बाद रदरफोर्ड आया, उसने बोला ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है, थॉमसन भैया गलत कह रहे हैं, हम जो बात कह रहे हैं उसको सुनो। ठीक है, तो आगे थॉमसन की भी बात, रदरफोर्ड की भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। उससे पहले मैं कुछ आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखाता हूं, उनको लिखेंगे। पहले इन बातों को लिख लो आप, ठीक है, फिर कुछ डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको लिखाता हूं। चलिए, कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद रखोगे, जैसे परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और अगर मैं नाभिक की त्रिज्या लेके चलूं तो नाभिक की त्रिज्या होती है 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम 10⁻⁻15 को लेकर ही करेंगे। एक का गुणा करूं या ना करूं ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, फिर लेके चलते हैं परमाणु का घनत्व, डेंसिटी ऑफ एटम, परमाणु का घनत्व। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटम, और ये होता है आपका 2.31 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज आप डायरेक्ट याद रखोगे, एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है, परमाणु का घनत्व क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जा सकती है, याद रखोगे। इनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको मैं और बताऊंगा। ठीक है, चलिए, क्या लिखा आपने, परमाणु का घनत्व नहीं, नाभिक का घनत्व है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व। ठीक है, परमाणु तो ज्यादातर आपका कैसा है, खाली है, उसकी भी बात करेंगे हम। नाभिक का घनत्व लिखोगे, लिख लिया ये इतनी बातें, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखो, अब इतनी बातों से रिलेटेड आपको और क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी भी बात करते हैं। आपसे तुलना करवा सकता है किसकी, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या की। ठीक है, तो मैं इसकी तुलना कर देता हूं। देखो, परमाणु की त्रिज्या बटे नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, अब आपको पता है कि परमाणु की त्रिज्या तो कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की कितनी है, मैं अब डायरेक्ट 10⁻⁻15 मीटर को लेके चल रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहती है इस वजह से। अब आपको पता है कि 10 से मैं 15 को काटूं तो नीचे कितना बचेगा, -5। बोलो भाई, -5 बचेगा। और -5 का अगर हम देखें तो ऊपर जाएगा तो -5 कैसा हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी मैं यहां कह सकता हूं कि काटने पीटने पर जो आएगा वो क्या आएगा, 10⁻5 मीटर आएगा। ठीक है, बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि देखो, परमाणु की त्रिज्या इधर क्या आया था, 10⁻5 प्लस के, है ना, यही आया था। और नीचे क्या था, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या का उधर कर्ण गुणा कर दूं तो गुणा क्या हो जाएगा, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, और आपको पता है मीटर से मीटर भी कट जाएगा, यहां भी मीटर कट जाएगा, यहां भी हट जाएगा मीटर। तो अब मैं रिलेशन में क्या कह सकता हूं, देखो स्टेटमेंट क्या दे सकता हूं यहां से कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁻5 गुना कैसी होती है, अधिक होती है। कह सकता हूं इस बात को, बिल्कुल कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना, 10⁻5 का मतलब क्या है, 1,00,000, 1,00,000 गुना कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, पूछा जा सकता है दूसरा स्टेटमेंट। देखो, आयतन से रिलेटेड कर सकता है आपसे।
कि परमाणु के आयतन व नाभिक के आयतन में क्या संबंध है। तो परमाणु का आयतन बटे नाभिक का आयतन, ठीक है। और आप सभी को पता है परमाणु कैसा होता है, गोलाकार। तो यहां पर हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, गोले के आयतन का, जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वही लगाते हैं हम फॉर्मूला। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब, परमाणु की त्रिज्या को मैं r1 ले लेता हूं, नीचे 4/3 पाई आर क्यूब, और नाभिक के आयतन नाभिक की त्रिज्या को मैं r2 ले लेता हूं, ठीक है। तो आप सभी को पता है 4/3 पाई से 4/3 पाई कैसा हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहां r की वैल्यू आपको पता है, r कितना है भाई, परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब, ठीक है, बटे यहां मैं क्या कह सकता हूं, 10⁻⁻15 मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बोलो भाई, वैल्यूज रख दी मैंने, या नाभिक की त्रिज्या की वैल्यू रख दी, या परमाणु की त्रिज्या की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर। चलिए देखो नेक्स्ट, देखो अब यहां 10⁻⁻10 क्यूब लग रहा है, तो मैं इसका क्या कह सकता हूं, देखो 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर गुणा 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको पता है ऊपर 3 मीटर आएंगे, नीचे भी 3 मीटर आएंगे, तो मीटर से मीटर कट ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों मीटर्स को हटा देता हूं, मीटर से मीटर कट गए, ऊपर से नीचे, नीचे भी क्यूब है, तो 10⁻⁻15 गुणा -15 गुणा 10⁻⁻15। अब देखो ऊपर 30 हो गए, 10 और 10 20 और 10 30, नीचे भी 15 15 कितने हो गए, 30 हो गए। तो 30 से 30 काट दूं, 30 से ये 30 काट दिए। अब नीचे केवल क्या बचा, 10⁻⁻15, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, 10⁻+15। बोलो भाई, हो जाएगा 10⁻+15 हो जाएगा। तो यहां से मैं अब रिलेशन बना सकता हूं, स्टेटमेंट बना सकता हूं, क्या कह सकता हूं, परमाणु का आयतन, इधर कितनी वैल्यू आई थी, 10⁻15, और आपको पता है नाभिक का आयतन उधर जाएगा, कर्ण गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर देता हूं नाभिक का आयतन। स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, बोलो भाई, स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं कि परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से 10⁻15 गुणा कैसा होता है, अधिक होता है। बोलो, दे सकते हैं। तो आयतन में अगर कंपैरिजन करवाए तो 10⁻15 गुना ज्यादा है, और अगर त्रिज्या में कंपैरिजन करवाए तो याद रखना 1 लाख यानी 10⁻5 गुना कैसा है, अधिक है, ठीक है। दोनों बातें बता दी हैं आपको, लिख लो इनको, ठीक है। तो काम की ये 2 बातें थी जो मैंने आपको बता दी। बात करते हैं आगे के मॉडल की। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओगे रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ रदरफोर्ड मॉडल। चलिए, क्वेश्चन बन सकता है भाई रदरफोर्ड से, संभावना है रदरफोर्ड मॉडल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। सेकंड मॉडल आपका आ चुका है रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, नाभिक की खोज भी मैं इसको कह सकता हूं, और क्या कह सकता हूं मैं, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कह सकता हूं, अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी मैं इसको कह सकता हूं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए, क्या हुआ था इस मॉडल में, चर्चा करते हैं। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल का बॉक्स लिया, अल्फा कणों का क्या लिया, बॉक्स लिया, एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, गोल्ड फॉइल, जिसको पतली पन्नी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉइल कहते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। इसी तरीके से गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। उसकी मोटाई लगभग कितनी थी, 100 नैनोमीटर, और उस पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम मैं बनाता हूं। ये मान के चलो हमारे पास सोने की पतली सी पन्नी है, और यहां हमारे पास अल्फा पार्टिकल का क्या है, बॉक्स है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का क्या है, हमारे पास डिब्बा है, अल्फा पार्टिकल बॉक्स, अल्फा कणों का बॉक्स है, ठीक है। और इस सोने की पन्नी के चारों ओर हमने क्या लगा रखी है, एक फोटोग्राफिक फिल्म। क्या लगा रखी है हमने, एक फोटोग्राफिक फिल्म हमने एक लगा रखी है, ठीक है। जब यहां पे अल्फा पार्टिकल जब इस सोने की पन्नी से टकराए, तो टकराकर ये क्या हुए, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए, यानी बिखर गए, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, ठीक है,
कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, इधर उधर स्कैटर्ड हुए। पता कैसे चला हमें, तो वही हमने यहां पर लेप कर रखा था, किसका, स्फुरदीप्त पदार्थ का, ZnS का हमने लेप कर रखा था। ये हमारी किसकी फॉइल थी, गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड फॉइल, जिसकी हम मोटाई लें तो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास इसकी क्या थी, मोटाई थी। और यहां पर ये अल्फा कणों का क्या था, आपके पास बॉक्स था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, किस तरीके से एटम्स में इन्होंने नाभिक की खोज की, बात करते हैं उसकी, एक एटम को लेके। तो यहां मैं एक एटम ले लेता हूं और इस एक एटम के अंदर ही मैं सारे निष्कर्ष को आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये एटम ले लिया, बीच में क्या है, इसके नाभिक। तो जब यहां पर अल्फा कणों की इन्होंने बौछार करवाई तो इन्होंने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण कैसे चले गए भाई, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। कैसे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में। अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चले गए, बिना किसी कोण से विक्षेपित हुए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बहुत कम कोण से क्या हुए, विक्षेपित, बहुत कम कोण से क्या हुए भाई, विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे। लगभग 20,000 कणों में से 20,000 कणों में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया, हिट किया और वापस 180 डिग्री एंगल से वापस आया, ठीक है। लगभग 20,000 कणों में से, मतलब इन्होंने तो करोड़ों कणों की बौछार करवाई होगी, तब जाके इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि 20,000 कणों में से कोई एक कण ऐसा था लगभग कि जो 180 डिग्री के एंगल से क्या आया, वापस आया। अब इतनी बातें से क्या फर्क पड़ा, क्या निष्कर्ष निकला, उन बातों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर का ये जो डायग्राम है आपने बना लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष लिखता हूं मैं एक एक, और इस डायग्राम को नीचे वाले को हम बने रहने देते हैं, इससे हमारी सारी बातें क्लियर होंगी। नंबर पहला निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन। पहला निष्कर्ष तो क्या निकला कि जो नाभिक का अधिकांश भाग कैसा है, रिक्त है, ठीक है। क्यों रिक्त है, चलिए पहले स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। अधिकांश कण, अधिकांश अल्फा कण, और अल्फा कण क्या होते हैं आपको मैंने बता रखा है, हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन, ठीक है। हीलियम का डाई पॉजिटिव आयन आपको पता है हीलियम 4 होता है, इसका क्रमांक कितना होता है, इसका क्रमांक होता है आपका 2। तो हीलियम का जो डाई पॉजिटिव आयन है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, ठीक है। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ ना कुछ होता, बीच में कुछ ना कुछ होता तो टकराव होता। अरे भाई अगर यहां पर पार्टिकल होते, जैसा आपका थॉमसन भैया बता रहे थे कि पूरे में धनावेश बिखरा हुआ है, पॉजिटिव पार्ट पूरे में बिखरा हुआ है, तो टकराव होता, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते, एक दूसरे को रिपल करते, तो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे यहां से क्या होते, स्कैटर्ड होते, इधर उधर बिखरते कि नहीं। चलो चित्र से समझाता हूं। अगर थॉमसन जैसा आपको बता रहा था कि पूरे में धनावेश क्या है, बिखरा हुआ है, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल इसके आसपास ही नहीं भटकता, सारे के सारे कैसे हो जाते भाई, विक्षेपित हो जाते। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसा है, पॉजिटिव है, अंदर भी क्या है, पूरे में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है, ये वाली कंडीशन होती। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। अधिकांश अल्फा कण कैसे निकल गए, एटम के अंदर से निकल गए, मतलब एटम अंदर से कैसा है, खोखला है, खोखला डिब्बा है, ठीक है। तभी जाके ये स्ट्रेट डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम आयतन में एकत्रित है, या मैं कह सकता हूं संकेंद्रित है, कुछ भी कह लो, एकत्रित या संकेंद्रित है, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण विक्षेपित हुए, ठीक है। थोड़े बहुत अल्फा कण क्या हुए, कुछ ना कुछ एंगल से इधर उधर क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। जैसे मान के चलो बहुत सारे तो स्ट्रेट चले गए, कुछ ही ऐसे कण थे इक्का दुक्का 2-4 जो कुछ ना कुछ एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए।
मतलब पॉजिटिव पार्ट तो है, ये बात तो है, क्योंकि अगर विक्षेपित हो रहे हैं इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट तो है, लेकिन वो पूरे परमाणु के बहुत ही छोटे से हिस्से में क्या है, इकट्ठा होकर एक सिकुड़ के एक छोटे से हिस्से में बैठा है। ठीक है, अगर फैला हुआ होता तो ज्यादा कण स्कैटर्ड होते, लेकिन कम कण स्कैटर्ड हुए, बिखरे, तो मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत ही कम जगह में इकट्ठा है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये करी। तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात में आपका आ जाएगा 20,000 में से कोई एक कण ही कैसा आया 180 डिग्री एंगल पर वापस, अर्थात धनावेशित नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम है। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ही 180 डिग्री एंगल पर आया आपका वापस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव पार्ट जो है वो पूरे परमाणु की तुलना में कैसा है, बहुत कम है। और आपको पता है, हमने रिलेशन भी निकाला था, कितना गुना परमाणु ज्यादा है आपका, आपको पता है 1,00,000 गुना ज्यादा आकार है, ज्यादा त्रिज्या है किसकी, परमाणु की, किसकी तुलना में, नाभिक की तुलना में। और किसी एनसीईआरटी बुक वगैरह को पढ़ोगे तो बढ़िया एग्जांपल दे रखा है। कैसा दे रखा है, जैसे आप समझो क्रिकेट का ग्राउंड तो क्या है आपका, परमाणु। ये क्रिकेट का ग्राउंड तो क्या है आपका, परमाणु। ये जो क्रिकेट का ग्राउंड है ये आपका क्या है, परमाणु। और क्रिकेट की बॉल को अगर मैं बीच में रख दूं तो ये क्रिकेट की बॉल क्या है, ये है नाभिक। तो आप देखो कि ग्राउंड कितना बड़ा है, ठीक है ना, और बॉल बीच में कितनी छोटी सी, इतना है केवल नाभिक। यानी बीच में अगर नाभिक हो तो मैं 5 किलोमीटर इधर चला जाऊं, आगे चला जाऊं, बाएं चला जाऊं, पीछे चला जाऊं, आगे चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, सेंटर में से 5-5 किलोमीटर इधर उधर चला जाऊं, मतलब बहुत बड़ा आपका नाभिक नहीं, परमाणु आपका बहुत बड़ा है, नाभिक परमाणु की तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है, 1,00,000 गुना परमाणु ज्यादा बड़ा है भाई, समझ सकते हो आप इसी बात से। ठीक है, अब इतनी बातें बता दी, थॉमसन मॉडल बिल्कुल यहां पर हो चुका आपका फेल, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव पार्ट पूरा बिखरा हुआ है, यह धारणा बिल्कुल गलत हो गई। अब यहां पर इस मॉडल की कमी क्या रह गई उसको समझते हैं। ठीक है, तो यह बात, यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहली बात आपको बन जाए कि अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण बता दोगे। ठीक है, कोई ये बात बच जाए कि कितना गुना ज्यादा है, तो आप बताओगे 10⁵ गुना कैसा है, परमाणु बड़ा है। आयतन पूछ ले तो बता दिया मैंने, 10⁵15 गुना आयतन ज्यादा है किसका, परमाणु का, नाभिक की तुलना में। ठीक है, आपसे पूछ ले कि किस पर किया, गोल्ड फॉइल पर, सोने की पतली पन्नी पर किया। मोटाई पूछ ले 100 नैनोमीटर। ठीक है, इतने से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। और क्या बन सकता है, नाभिक की खोज किसने की, तो आंसर दोगे किसने की, रदरफोर्ड ने। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, क्वेश्चन बन जाए कि नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो आप क्या बोलोगे, रदरफोर्ड को। किसको श्रेय जाता है भाई, नाभिक की खोज का, रदरफोर्ड को। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। इतनी बातें लिखो, फिर इसकी मैं एक सीमाएं बताता हूं, इसकी लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, मिटा दूं। चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, देखो कमियां क्या क्या रही इसकी, मैं पहले लिख देता हूं। नंबर फर्स्ट ड्रॉबैक्स जो इसका रहा, यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। ठीक है, यह पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, परमाणु के असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या, असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। समझते हैं दोनों बातों को, ये स्पेक्ट्रम वगैरह क्या चीज है और स्थायित्व को कैसे नहीं समझा पाया, देखना। लिख लिया स्टेटमेंट, अब समझो। देखो ये नाभिक रहा आपका, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है इस तरीके से।
तो बाकी के साइंटिस्टों ने क्वेश्चन किया कि भैया ये चक्कर लगा रहा है तो कि कब तक चक्कर लगाएगा, अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी घटनी चाहिए। अरे भाई कोई इंसान भाग रहा है, कब तक भागेगा, कहीं ना कहीं जाके तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए ना, और एनर्जी कम होगी तो यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और यहां नाभिक में क्या है भाई, प्रोटॉन, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। अरे भैया इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर समा जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए, नाभिक का हो जाना चाहिए, प्रोटॉन का हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो परमाणु कैसा होता, अस्थायी, और अगर परमाणु अस्थायी होता तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज स्थायी नहीं होती, क्योंकि हर चीज एंड में जाके किससे बनी है, एटम से बनी है। और जब एटम ही स्टेबल नहीं है तो कोई सी स्ट्रक्चर कैसी होगी आपकी, स्टेबल नहीं हो सकती। मतलब एटम तो स्टेबल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर कूदता क्यों नहीं है, या नाभिक में समाता क्यों नहीं है, या नाभिक में गिर क्यों नहीं जाता, इन सारे बातों के बारे में रदरफोर्ड मॉडल कोई चीज एक्सप्लेनेशन अपना नहीं दे पाया। इस वजह से हमने ये कहा कि यह नाभिक के स्थायित्व को, या मैं कहूं परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, क्योंकि उस टाइम पर एक मैक्सवेल की थ्योरी थी, ठीक है ना, मैक्सवेल तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल ये चीज सिद्ध कर चुका था कि कोई अगर आवेशित कण है, कोई चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन में है, गतिशील आवेशित अगर कोई कण है, किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल इस बात को प्रूव कर चुका था कि कोई अगर आवेशित कण है और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, और एनर्जी उत्सर्जित करता तो ये नाभिक में गिर जाता, और ऐसा होता तो परमाणु अस्थायी होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है। तो परमाणु स्थायी क्यों होता है, इस बारे में कोई भी रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, ठीक है, जिसको आगे समझाता है आपका बोर मॉडल। इसके बाद हम बोर मॉडल की चर्चा में उन बातों को स्टडी करेंगे। दूसरी बात हम करते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि ये परमाणु के असतत स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। अब पहली बात तो ये स्पेक्ट्रम को समझो, स्पेक्ट्रम क्या बवाल है, ठीक है। स्पेक्ट्रम देखो, जब आप श्वेत प्रकाश को, जब आप जो सनलाइट है उसको जब आप प्रिज्म पे डालते हो, तो प्रिज्म पे डालते ही आपको 7 रंगों की पट्टी मिलती है, 7 रंग की आपको विबग्योर, ठीक है ना, जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो आपको दिखाई देते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को हम किस पे, निकोल प्रिज्म पे निकालते हैं, तो हमें 7 रंग की क्या दिखाई देती है, पट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। इसको तो हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम 2 तरीके होते हैं, एक तो सतत स्पेक्ट्रम और एक असतत। असतत में भी 2 आ जाते हैं, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और एक अवशोषण स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपको कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है ना, केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ही डिटेल से ये चीजें पढ़नी है तो मैंने 11वीं क्लास की वीडियो में ये सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ा रखी हैं। आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां से जाके आप बहुत डिटेल से पढ़ सकते हो। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में कितना पढ़ना है उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। जितने जरूरी है उतनी चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो असतत स्पेक्ट्रम क्या होता है और सतत क्या होता है, अंतर समझना, ठीक है। सतत स्पेक्ट्रम तो जैसे इंद्रधनुष, 7 रंग की पट्टी होती है, क्या एक पट्टी और दूसरी पट्टी में कोई अंतर होता है क्या रंगों में, नहीं होता ना। ऐसा तो नहीं है बैगनी रंग के बाद जो आसमानी रंग आएगा, बीच में एक गैप आ गया, एक बाउंड्री आ गई, भैया बैगनी रंग, फिर थोड़ा सा खाली जगह और फिर आसमानी रंग, ऐसा होता है क्या इंद्रधनुष में, नहीं। आप क्या देखते हो, एक रंग में दूसरा रंग मिला हुआ होता है, उसको तो हम बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। लेकिन जब बीच में से रंग गायब हो जाए, या मैं कहूं कि बीच में से कोई रंग दिखाई ना दे, जैसे मुझे ब्लू दिखाई नहीं दिया, मुझे येलो दिखाई नहीं दिया, मुझे रेड दिखाई नहीं दिया, मुझे केवल ये 3 रंग दिखाई दिए, तो मैं इसको क्या कहूंगा, असतत स्पेक्ट्रम। क्या कहूंगा मैं इसको, असतत स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन का कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, असतत, जिसके बारे में ये नहीं समझा पाया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को उत्सर्जित करता और ये उत्सर्जित लगातार करता, तो लगातार उत्सर्जित करता तो सतत स्पेक्ट्रम मिलता, लेकिन सतत स्पेक्ट्रम ना मिलके कैसा मिलता है, असतत स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका मतलब जो एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है वो लगातार नहीं हो रहा, ऊर्जा के बंडल के रूप में, फोटोन के रूप में होता है, जिसको आगे जाके समझाता है आपका बोर मॉडल, ठीक है। तो मोटी मोटी सी अगर मैं बात कहूं तो ये 2 चीजें आप याद रखो कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, और दूसरी बात परमाणु के असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। लिख लो इन दोनों बातों को। कर लोगे, चलें आगे, ठीक है।
तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये 2 मॉडल बताए हैं। अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि बोर मॉडल है, अगर इसी में इंक्लूड कर दूंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं यहां पर इसको रोक रहा हूं। बोर मॉडल का एक सेपरेट लेक्चर बताऊंगा और वो आपके जेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोर मॉडल से जरूर मिलता है, इस बार भी आपको मिलेगा। प्योर मतलब बिल्कुल 100% उसकी संभावना है, प्रबल संभावना है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।